अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम थायराइड हार्मोन्स को और थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये हमारी लेरेंस के जो इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, हमारी ट्रेकिया पर लाई कर रहा होता है और इसका वेट 15 to 20 ग्राम होता है। ये बेसिकली दो हार्मोन सेक्रेट करता है, थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनिन, जिनकी जो प्रोडक्शन है हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंट्रोल कर रहा होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है, जो कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और थायराइड ग्लैंड फिर स्टिमुलेशन के बाद थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करवाता है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बेसिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है। अब ये एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शनल व्यू है थायराइड ग्लैंड का। तो उसमें इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमारे पास थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, सी सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। कोलाइड एरिया होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म होता है। इसके अलावा कैपिलरीज होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स को कैरी करती हैं और हमारे ब्लड में लेके जाती हैं और वहाँ से फिर ये अपने टारगेटेड एरिया पर पहुँच के अपना एक्शन परफॉर्म करता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद। और तमाम थायराइड जो हमारे पास ग्लैंड है उसको एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ने कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। तो ये थी हमारे थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर। अब थायराइड सिस्टम की बात करें, इसके रेगुलेशन की बात करें तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसको सिग्नल देता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करवाए। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होने के बाद थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेशन मिलती है उसको, तो फिर वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। थायराइड हार्मोन जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कैटेकोलियामाइन इफेक्ट्स होते हैं तो उनको भी बढ़ाते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन की तो बात कर ली, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो जब हम इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ये इनकी ओवर प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाएगा। क्या होगा कि जब थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, तो क्या होता है कि हमारे पास सिग्नल्स हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं कि भाई इनकी प्रोडक्शन को रोक दो। तो हाइपोथैलेमस के पास जब सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। इस तरह फिर ओवरऑल साइकिल स्टॉप हो जाती है और हार्मोन्स की प्रोडक्शन रुक जाती है। अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है सिंथेसिस, कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस किस तरह हो रही है। तो बेसिकली अभी हमने जैसे बात की कि हमारे फॉलिकल सेल्स हैं वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं और इनकी प्रोडक्शन आयोडीन मॉलिक्यूल्स के वजह से होती है। क्या होता है कि हमारे ब्लड से सोडियम और आयोडीन जो हमारा सोडियम आयोडाइड पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हमारे फॉलिकल एपिथेलियम में लेके जाता है। आयोडाइड मॉलिक्यूल फिर थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से आयोडोनियम में कन्वर्ट होता है। आयोडोनियम मॉलिक्यूल फिर हमारे पास थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ये आयोडोनियम फिर टायरोसिन रेसिड्यूज के साथ मिल जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद फिर ये थायरोग्लोबुलिन के साथ जब अटैच हो गया तो फिर ये हमारे पास MIT और DIT की प्रोडक्शन करवाता है। MIT हमारे पास मोनोआइडोटायरोसिन होता है और DIT हमारे पास डाइडोटायरोसिन होता है। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है तो फिर ये आगे फर्दरली इनकी कपलिंग की वजह से हमारे पास T3 और T4 हार्मोन्स बनते हैं। अब जब बॉडी को नीड होती है तो ये हार्मोन्स फॉलिकल एपिथेलियम में जो स्टोर हुए हैं, तो वहाँ से जब इनको सिग्नल मिलता है तो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ होकर हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू अपनी टारगेट एरिया पर जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये था सिंथेसिस।
इसको अब थ्योरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले आप देख लेंगे किस तरह हमारे हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं, कि जब हमारा जो आइडोनियम मॉलिक्यूल है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर गया, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ ही ये जो है बाहर डिफ्यूज़ कर जाता है। अब ये स्टेप्स हैं हमारे पास कि किस तरह जो है हमारे थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही है। सबसे पहले क्या होता है, आयोडाइड की ट्रैपिंग होती है सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर के ज़रिए। अगर मिसाल लें, अगर ये नीचे ब्लॉकेज की बात उन्हें उस लिहाज से की है कि अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही हो, तो आपने इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनसे हम आयोडाइड ट्रैपिंग को स्टॉप कर सकते हैं। थायोसाइनेट है जिसमें हमारे पास परक्लोरेट है, परटेक्नीटेट है, ठीक है। ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके ज़रिए हम फिर आयोडाइड की ट्रैपिंग को रोक सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास सिंथेसिस में, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। हमारे पास जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है वो आयोडाइड मॉलिक्यूल को आयोडोनियम में जो है कन्वर्ट करता है, जो फर्जली फिर हमारे कोलाइड जो सेक्शन है हमारे थायराइड ग्लैंड का, उसमें जाके थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टायरोसिन रेसिड्यूज के साथ जो है अटैच होता है। अगर अब हमने यहाँ ओवर प्रोडक्शन के दौरान अगर इस स्टेप सिंथेसिस के प्रोसेस को हमने स्टॉप करना है, तो हम क्या करें, लार्ज इनटेक करना शुरू कर दें आयोडाइड का। इसके अलावा या फिर हमारे पास जो एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग्स होती हैं जिसमें हमारे पास थायोअमाइड्स होते हैं, इनको जो है हम यूज़ करना शुरू कर दें। नेक्स्ट स्टेप जो होता है सिंथेसिस में वो होती है ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास जो टायरोसिन रेसिड्यूज़ हैं थायरोग्लोबुलिन के, वो आयोडोनेटेड हो जाते हैं, यानी कि उनके साथ हमारा जो आयोडोनियम मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाता है और फिर मोनोआयोडो टायरोसिन बनते हैं और डायडो टायरोसिन रेसिड्यूज जो हैं वो बनते हैं। अगर इस सिंथेसिस के इस प्रोसेस को भी हमने स्टॉप करना है तो सेम हमने वही आयोडाइड की प्रोडक्शन को अपनी इनटेक को बढ़ा देना है और थायोमाइड ड्रग्स को या तो लेना शुरू कर देना है। अब सिंथेसिस में जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कपलिंग है, कि हमारे पास जो DIT और MIT जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अटैचमेंट करते हैं, अपनी कपलिंग करते हैं और फिर हमारे पास जो थायरॉक्सिन और ट्राइआडोथायरोनिन हार्मोन्स हैं वो प्रोडक्शन होती है उनकी। इसी तरह फिर ये थायरोग्लोबुलिन के थ्रू ही जो है ना कोलाइड से जो है हमारे फॉलिकल्स में आते हैं और फॉलिकल्स में स्टोर होते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, प्रोटोलाइसिस के ज़रिए फिर रिलीज़ होते हैं और हमारे जो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ करते हुए हमारी जो पेरिफेरल टिश्यूज से होते हुए हमारे ब्लड के पेरिफेरल टिश्यूज़ में और फिर जो है अपने टारगेटेड एरिया पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स का बताया हुआ है कि हमारे पास ये वो ड्रग्स हैं जो कि 5-डीआइडोडिनेज जो हमारे पास एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करती हैं, इनहेबिट करती हैं। तो स्टेरॉइड्स हो गए हमारे पास, एमेडोरोन हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए या थियोमाइड्स हो गए, ये तमाम हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इनका बेसिक वर्क यही होता है कि इसने थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करना है और किस तरह करना है कि उनकी जो हमारे पास सिंथेसिस है उसको जो है ना स्टॉप करवा देना। तो ये कुछ डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास ट्राइआडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन के दरमियान में, कि जो हमारे पास ट्राइआडोथायरोनिन है वो 90% जो थायराइड ग्लैंड है हमारा 90% वो ट्राइआडोथायरोनिन को रिलीज़ करवाता है और 9% to 10% जो है सिर्फ थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है। लेकिन जो हमारे पास T4 होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है और जो T3 थायरॉक्सिन है हमारे पास वो एक्टिव फॉर्म होती है। जो हमारे पास ट्राइआडोथायरोनिन है उसकी सिर्फ 0.04% जो अमाउंट है वो फ्री होती है और इसी तरह थायरॉक्सिन की 0.4% अमाउंट जो है फ्री होती है। बाकी जितना भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाते हैं। तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो कि जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो अपना मैकेनिज्म किस तरह जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्शन किस तरह जो है जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ हुए, हमारी सर्कुलेशन में आए, सर्कुलेशन से भी ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए हमारे जो है सेल्स डिफरेंट बॉडी के सेल्स पे जाएंगे, वहाँ पे फिर जो है अपना जो है जो हमारी DNA मशीनरी है सेल्स की उन पे जाके एक्ट करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक रोल हमारा मेटाबॉलिज्म में है, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं ये। इसी तरह बहुत से यानी कि सेल्स की जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले कर रही हैं। मिसाल के तौर पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उससे एनर्जी जनरेशन को बढ़ाएंगे,
तो मज़ीद हम तमाम जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं या उसके फंक्शन हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे। अब थायराइड ग्लैंड हमारे टारगेट एरिया के जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उन पे एक्ट करते हैं, हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक बात जो जानना है ना लाजमी है कि जिस तरह हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, इसी तरह जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं उनके रिसेप्टर। सेम इसी तरह जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये अमाइनो एसिड इन नेचर होती हैं और इनके रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और जो है अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस है, अपनी मेटाबॉलिज्म को जो है एक्शन है उसको बढ़ाते हैं। तो इसी तरह ये एटीपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन को जो है बढ़ा रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, स्केलेटल मसल नर्वस सिस्टम ग्रोथ को डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं फीटस में, चिल्ड्रन में। अब जो है इसके इफेक्ट की बात करें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो ये हमारे कार्डिक कंट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे कैटेकोलेमाइन रिसेप्टर्स हैं उनकी अप रेगुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है कि कैटेकोलेमाइन की जब अप रेगुलेशन हो रही है तो इसके इफेक्ट भी बढ़ रहा है और इस तरह फिर हमारी स्टिमुलेशन होती है, सीएनएस की भी, हमारे जो हार्ट है उसकी स्टिमुलेशन हो रही है, उनकी जो एक्टिविटी है बढ़ रही है। अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा जो रेस्टिंग रिस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ रहा है, वेंटिलेशन बढ़ रही है मिन्यूट अमाउंट तक। जो इसके अलावा हमारा जो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स है हाइपरकैप्निया की कंडीशन में या हाइपोक्सिया की कंडीशन में वो भी बढ़ रहा है। रेनल सिस्टम की बात करें तो हमारा फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, हमारे आरबीसीज के मास इंक्रीज़ होगा इससे। और क्या होगा कि जो हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन है हीमोग्लोबिन से वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है आपको जो हमारे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जो है डिमांड हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो ऑक्सीजन चाहिए होगा उसको, और वो हीमोग्लोबिन से डीअटैच होकर जो है हमारे जितने भी जो हमारी ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो वो उनके पास चले जाता है। अगर ऑक्सीजन कंजप्शन की बात करें तो उससे क्या हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल साइज जो है इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके की एंजाइम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, थर्मोजेनेसिस की कंडीशन हो रही है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म पे इसके इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है जीआईटी ट्रैक से, कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन की जो टर्नओवर है या मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनकी डाउन रेगुलेशन हो रही है। तो जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब इंसुलिन के रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन होगी तो कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे पास क्या कहेंगे मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास जो सब्सट्रेट अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है। ग्रोथ एंड टिश्यू डेवलपमेंट में बात करें तो हमारे जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी मैचुरेशन हो रही है, हमारे टूथ की डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह हमारे जितनी भी एपिडर्मिस है, हेयर फॉलिकल्स हैं, नेल्स हैं, इनकी डेवलपमेंट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमने जैसे कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें भी जो है प्रोटीन प्रेजेंट हैं, उनमें भी जो है डेवलपमेंट हो रही है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह जो हमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की डिग्रेडेशन है या सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो रही है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। नर्वस सिस्टम में बात करें तो सीएनएस जो है जो एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ रही है। और क्योंकि तमाम जितना सिस्टम है सारा किसने ब्रेन ने कंट्रोल करना होता है, हमारे अंदर वेकफुलनेस आती है, अलर्टनेस आती है, हमारी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी जो इमोशनल टोन है जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरह स्पीड और जो एम्पलीट्यूड है हमारे पेरिफेरल नर्वस रिफ्लेक्सेस की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है कि जब आपका थायराइड हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो सिंपल सा भी टच आपको जो है ना एक एक्सेसिव रिफ्लेक्स जो है आप जनरेट करते हैं।
इससे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो हमारी फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओव्यूलेशन हो रही है फीमेल्स में, और मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है रिक्वायर्ड, जो प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड है वो इंक्रीज हो रही है। हमारी जो फीमेल्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़रूरी है। रेगुलेशंस की हमने जैसे भी पहले भी बात की कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है वो टीआरएच को यानी कि थायराइड रेजिंग हार्मोन्स को जो है थायरोट्रोपिन रेजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहे हैं, तो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से फिर हमारे थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। अगर इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास टीआरएच की प्रोडक्शन को रोक देगा। तो इस तरह ओवरऑल साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगी और इसकी जो ओवर प्रोडक्शन थी वो स्टॉप हो जाएगी। अब इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास दो किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, या तो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आएगी, जब कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आती है हमारे पास। अब इन दोनों में थोड़ी सी जो इनकी सिम्टम्स हैं उनकी डिस्कस करें तो हम हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग शुरू हो जाती है, जो है हमारे पास न्यूरेटिक एंग्जाइटी की कंडीशन में आ जाता है, हमारे जो बॉडी है उसमें ट्रीमर आना शुरू हो जाते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी पेशेंट को कहेंगे ना हाइपोथायराइडिज्म के कि भी उसने पेपर को जो है ना टच करना है, तो आप देखेंगे उसमें उसके हैंड्स जो हैं इस टास्क को परफॉर्म करते हुए जो है ना शेक कर रहे होंगे। इस तरह आपके जो रिफ्लेक्सी हैं वो ब्रिस्की हो जाते हैं, यानी कि ज़रा सा भी आपको कोई टच हुआ है आप जो है ना एक्सेसिव ब्रिस्क जो है रिफ्लेक्स देंगे। जिससे हम सिंपल अगर आप वर्ड में कहूँ, जिस तरह हम किसी चीज़ को अचानक से देख कर काँप जाते हैं, इस तरह हमारे एलडीएल लेवल जो है लो हो जाएगा, डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, वेट लॉस होगा, एपेटाइट इंक्रीज होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होगी। इस तरह हमारे हार्ट में भी जो है आर्टियल फिब्रिलेशन की कंडीशन होगी, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बहुत एक्सेसिव हो जाएगी, रैपिड पल्स होगी हमारे हार्ट की। हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास हेयर थिनिंग होगी, डिप्रेशन होगा, बिग टंग होगी, क्रोकी वाइज होगी, हमारे स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, कोल्ड स्किन होगी, हमारी जो कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है ना वो सेंसेशंस नहीं आ रही होंगी सही से, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में जाहिर सी बात है थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो जो थर्मोजेनिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया और हमें जो है ना ऐसे कोल्डनेस जो है महसूस होगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं इनमें, और ये किसी भी लिहाज से ना ये दोनों कंडीशन बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से पेपर्स में जो है ना ये सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से या हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से। तो इन जो सिम्टम्स हैं इनको आप लाजमी गौर से देखें और समझें। अब इनको हम जो है ना थोड़ा सा डिटेल से भी जो है ना पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरथायराइडिज्म को। तो हाइपरथायराइडिज्म जो कंडीशन काज करता है उसमें हमारे पास टॉक्सिक ग्वाइटर आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस आ जाती हैं और ग्रेव डिजीज़। ये तमाम जो मसले हैं हाइपरथायराइडिज्म की वजह से काज हो रहे होते हैं। और क्यों काज हो रहे होते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, वो फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अगेंस्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। और फिर क्या होता है कि ये हमारे रिसेप्टर के साथ जो है ना ये प्रोड्यूस हुई हैं, हमारी जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती हैं और कंटिन्यूस एक्टिवेशन रखती हैं CAMP सिस्टम की। और इस तरह फिर जो है हमारे थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रहती है। हमारा जो फीडबैक सिस्टम होता है इंटीरियर पिट्यूटरी के जो सिग्नल्स जाते हैं कि जो हार्मोन की प्रोडक्शन को सप्रेस करें वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन फिर इंक्रीज़ होती रहती है मुसलसल। जो सिम्टम्स आते हैं हमारे पास उसमें हमारे पास एक्सोपैथैलेमस, इसमें क्या होता है कि आपने मोस्टली पेशेंट्स को देखा होगा कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो हम कहते हैं गिल्लड़ बना होता है, उनका जो हम नेक है उनका जो स्वेलिंग भी होती है, तो उनमें मोस्टली आपने देखा होगा उनकी आंखें जो है ना बाहर की तरफ आई होती हैं, तो इसको कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। उसको एक्सोपैथैलेमस की कंडीशन हो गई है, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटॉलरेंस और टू हीट कि वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है उनकी बॉडी, स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, वेट लॉस, डायरिया की कंडीशन हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, नर्वसनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनमें एंग्जाइटी की कंडीशन हो जाती है, साइकिक डिसऑर्डर्स में जो है ना वो मुब्तला हो जाता है, एक्सट्रीम फटीग होती है उसके अंदर, और जो स्लीपिंग साइकिल्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ट्रीमर्स आने शुरू हो जाते हैं हैंड्स में। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। अगर हम इसके
जो डिजीज़ को बात करें तो इसमें ग्रेव डिजीज़ जो है आप मोस्टली जो है नहीं सुनी होगी कहीं आपने, इसलिए मैं इसके बारे से थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेव डिजीज़ हमारी जो है जो थायराइड हार्मोन है उसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से ही हो रहा है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि किसी भी ट्यूमर की वजह से जो है ना हमारे थायराइड ग्लैंड ने ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, तो उस वजह से तमाम सिम्टम्स जो है हमें मिलेंगे उसको पेशेंट में। अब थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये भी एक क्या होता है कि हमारे ऑटोइम्यूनिटी की वजह से काज होते हैं थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। क्या होता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन एब्सेंट हो जाती है, इस वजह से हमारा जो बॉडी है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में चली जाती है। इसमें जो है हमारे मेजर 2 डिजीज़ को हम जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर भी कंडीशन काज होती है, जिसमें भी हमारा जो नेक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, लेकिन टॉक्सिसिटी काज नहीं होती। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो है हमारे पास मैक्सीडीमा। मैक्सीडीमा जो है लैक ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन की वजह से काज हो रही है। अब इसके सिम्टम्स में हमारे पास बिगिनेस ऑफ आइज़, ये हमारी आइज़ आप अगर फिग में देखें तो किस तरह जो है हमारी आइज़ जो है झुकी झुकी सी हैं, जैसे आप थकावट वाले जो कंडीशन होती है ना, तो पेशेंट इसी तरह मुसलसल इसी जो है कंडीशन में रहता है। हमारे फेस के में स्वेलिंग हो जाती है, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह क्रिटिनिज़म में बात करें तो ये भी हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से काज हो रही है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती प्रॉपरली, हमारी मेंटल रिटार्डेशन काज हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली अगर छोटी एज में फीटल लाइफ में जो है ये कंडीशन काज हो रही है, तो जो बच्चे जो है फिर डेवलप होते हैं तो फिर जो है उनमें ये मेंटल रिटार्डेशन बहुत जो है काज हो जाता है। तो ये थी आज की हमारे लेक्चर। हमने एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि सारा कि हमने जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में जैसे पढ़ा, थायराइड हार्मोन्स पढ़े कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने जो है उनके रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस किस तरह होती है, और इसी तरह फिर हमने जो है इनके फंक्शंस को देखा और इनकी अबनॉर्मैलिटीज़ को देखा। इसके अलावा थायराइड हार्मोन एक हार्मोन और भी रिलीज़ करता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। कैल्सीटोनिन का बेसिक वर्क यही है कि वो हमारे प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को लोअर करता है और हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उनमें जो है कैल्शियम को डिपोजिशन करवाता है, जिससे हमारे बोन्स की डेंसिटी जो है मिनरल डेंसिटी बढ़ जाती है और वो जो है मजबूत हो जाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।